ट्रांसलेशन, ठीक है। 78 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ आरएनए, इस टाइप का आरएनए नहीं है। डीआरएनए नहीं है, ठीक है। ट्रांसलेशन हेल्पिंग फैक्ट्री अकर्स इन, कहाँ होती है हेल्पिंग फैक्ट्री, कहाँ होती है भाई? राइबोसोम, आपने लगा रखा है साइटोप्लाज्म, गलत है। राइबोसोम, ठीक है। फर्स्ट स्टेप्स इन जीन एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन का पहला स्टेप ट्रांसक्रिप्शन। जीन एक्सप्रेशन पढ़ा रहता तो बताया था मैंने ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बेस्ड ऑन डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, किसके ऊपर बेस्ड होती है भाई? डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म के ऊपर। हु डेवलप द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? सर एलेक्स जेफरी, सर एलेक्स जेफरी, ऑप्शन बी, ठीक है। 83 फुल फॉर्म ऑफ बीएनटीआर, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। आगे का एक रीजन भी लिखा हुआ है उसके जस्ट नीचे, तो जो ध्यान से पढ़ के उसको करेगा इसका क्वेश्चन सही था ये। 84 विच एंजाइम कट डीएनए एट स्पेसिफिक साइट? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में बता रहा था मैं, डीएनए को सेगमेंट में काटते हैं तो आरी काम आती है, आरी, ठीक है। द फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए आफ्टर कटिंग आर सेपरेटेड बाई, किससे सेपरेट करते हैं? जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस। कौन सी चीज यूज करते हैं? एग्रोजेल, एल्कोहल भी थी उसमें मिक्स, एग्रोजेल प्लस एल्कोहल। एल्कोहल क्या करती है? उन डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने का, एल्कलाइन मीडियम लेते हैं, ठीक है, एल्कलाइन मीडियम ले, सो एल्कोहल नहीं, एल्कलाइन मीडियम, वो क्या करता है? उसको सेपरेट करने का काम करता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हेल्प्स इन, किसमें हेल्प करता है? आइडेंटिफाइंग इंडिविजुअल्स। इसको ए पर्सन को बी पर्सन से कैसे डिफ्रेंशिएट करना है ये कौन बताएगा? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। विच कंपोनेंट इज एसेंशियल फॉर जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस? एग्रोजेल। 88 द टेक्निक सिमिलर टू डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज, या टेक्निक यूज इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? सदर्न ब्लॉटिंग। कौन सी? सदर्न ब्लॉटिंग। और 3 ब्लॉटिंग के ऑप्शन भी दे रखे इसमें, नदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न। एग्जाम्पल लिखाए थे मैंने। आरएनए में कौन सी यूज आती है? आरएनए नदन, ठीक है, नॉर्दर्न नहीं नदन पढ़ते हैं उसको। और प्रोटीन में, प्रोटीन में कौन सी आती है? वेस्टर्न। कौन सी आती है? वेस्टर्न, ठीक है। विच स्टेप कम्स फर्स्ट इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? कौन सी स्टेप फर्स्ट होती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में? फर्स्ट स्टेप एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए। सबसे पहले डीएनए तो निकालोगे, तुमने क्या किया? इलेक्ट्रोपोरेसिस, गलत। इन फॉरेंसिक साइंस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज यूज्ड फॉर, किसके लिए काम में लिया जाता है? क्राइम इन्वेस्टिगेशन। किसके लिए काम लेते हैं? क्राइम इन्वेस्टिगेशन के लिए। लैक ऑपेरॉन वाज प्रपोज्ड बाय जैकोब मोनड। इंड्यूसर ऑफ लेक ऑपेरॉन लैक्टोज, अरे लैक्टोज इंड्यूसर है उसका। वाई जीन किसको कोड करता है? जेड, सॉरी जेड, जेड बाई ए, 3 जीन होती है, जेड वाई और ए। जेड करता है किसको? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। क्या काम करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज? हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसैक्राइड, यानी इलेक्ट्रोलोज को तोड़ता है किसमें? ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। किसमें? ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, ठीक है। उसके बाद वाइजीन क्या प्रोड्यूस करता है? वाइजीन परमिएज। परमिएज क्या करता है? क्या काम करता है परमिएज? परमेबिलिटी इंक्रीज करता है, किसकी? किसकी परमेबिलिटी? सेल्स की। अपटेक ऑफ ग्लूकोज किसके लिए करता है? ग्लूकोज का अपटेक ज्यादा हो, जितना ज्यादा ग्लूकोज का अपटेक होगा उतनी ज्यादा बॉडी में एनर्जी रहेगी, और जितनी ज्यादा एनर्जी रहेगी उतना ज्यादा मेरा जीन एक्सप्रेशन रहेगा। ये तो बताया था मैंने, यही बताया था, ठीक है। जीन ए किसको कोड करता है? लैक ए। ट्रांस एसिटाइलेज को एंजाइम ए को, एसिटाइल को एंजाइम ए को प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आगे भेजता है, एनर्जी सिंथेसिस के लिए आगे भेजता है। द मेन एंजाइम ऑफ स्ट्रक्चरल जीन इन लैक ऑपेरॉन, बताओ भाई। द मेन फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन इन लैक ऑपेरॉन किसका होता है मेन फंक्शन? जो मेटाबॉलिज्म को कोड करता है, यही तो मैंने बताया था, बोला भी था क्लास में। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज ऑफिशियली कंप्लीटेड इन विच ईयर? 2003। अगर इसमें मैं लिख के दे देता विद इन क्रोमोसोम फर्स्ट, आंसर क्या जाता? 2006, ठीक है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज इंटरनेशनल एफर्ट कोऑर्डिनेटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? अरे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, NIH लिख दिया उसको शॉर्ट में। आगे DOE, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ USA लिखाया था, मैंने पूरा नाम लिखा। इतना सही तो अंतर था, इतने से में तुम
इतने से में तुम घायल हो जाते हो। WHO लगाया है? WHO किसने लगाया है? WHO का तो कोई नाम ही नहीं आया। सर आपको पूरा नाम लिखने देना चाहिए था, गलती बात है। WHO ने भैया, WHO ने सिर्फ इसके जो रूल होते हैं उसको पारित करने का काम करती है WHO। WHO NCERT में आपको जहाँ जहाँ दिखे, एक तो ह्यूमन हेल्थ में दिखेगा, शुरुआत में ह्यूमन हेल्थ में दिखेगा कि WHO का जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। हेल्थ डे कब मनाते हैं उसके बारे में कुछ बताएगा, इसके अलावा कुछ नहीं है NCERT में WHO के बारे में, ठीक है, ये ध्यान रखना। द मेन गोल ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज sequence and map of all human genes, ठीक है। each person has a unique DNA fingerprinting because some DNA differs sequence, उस DNA को क्या बोलते हैं जो थोड़ा सा अलग होता है? रेपिटेटिव DNA या सैटेलाइट DNA? अरे सैटेलाइट DNA होता है, सैटेलाइट में भी कौन? मिनी सैटेलाइट। कौन होता है? मिनी सैटेलाइट। अगर आपको डायरेक्ट ऑप्शन में मैक्रो ऐसे दे दे कि कौन सा DNA होता है जो सेपरेट होता है, तो अगर एक ऑप्शन दे रखा माइक्रो, एक दे रखा है माइक्रो सैटेलाइट DNA, दूसरा दे रखा है मिनी सैटेलाइट DNA, तीसरा दे रखा है सैटेलाइट DNA, कौन सा चूज करोगे? मिनी सैटेलाइट DNA। कौन सा चूज करोगे? मिनी सैटेलाइट DNA। क्योंकि जितनी पॉलीमॉर्फिज्म मिलती है, जितना भी रिपीटेशन यूनिट जो सबसे ज्यादा मिलता है, वो कहाँ मिलता है? मिनी सैटेलाइट पे। कहाँ मिलता है? मिनी सैटेलाइट पे, ठीक है। अब अपन बायोटेक में क्या पढ़ रहे थे? अब अपने को पढ़ने थे टूल्स। बायोटेक में प्रोसीजर बता दी मैंने, GMO कैसे बनाते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कैसे बनाते हैं, अनुवांशिक रूपांतरित जीव कैसे बनाते हैं, अनुवांशिक रूपांतरित जीव कैसे बनाते हैं, उसकी मैंने क्या प्रोसीजर बता दिया था, डायग्राम बना के समझाया था आपको प्रोसीजर। अब मैंने बताया था आपको कि ये बोलना आसान है कि मैंने किसी ऑर्गेनिज्म से DNA निकाला, एक प्लाज्मिड उठाया, प्लाज्मिड के साथ उसको बिठाया, दोनों को जाके कॉम्बिनेंट कर दिया, उससे मेरा रिकॉम्बिनेंट DNA बन गया। उसको मैंने आगे उसकी स्टेरिलिटी को मेंटेन किया और प्रोजेनी बनाए, प्रोजेनी के बाद PCR, PCR के बाद डिवीजन। ये बोलना बहुत इजी है। DNA मिला कहाँ से, DNA निकाला कहाँ से, यानी DNA के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? किसी भी सेल के न्यूक्लियस के पास जाना पड़ेगा क्या? अरे जाना पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहां पर वो जेनेटिक मटेरियल मेरा प्रेजेंट है। तो यानी मुझे सबसे पहले उस जेनेटिक मटेरियल के पास जाना है जिसको मैं डिजायर जीन बोल रहा हूँ या जीन ऑफ इंटरेस्ट बोल रहा हूँ, जिसको मैंने शॉर्ट में बोला था GOI। क्या बोला था? GOI, जीन ऑफ इंटरेस्ट या डिजायर जीन, दोनों एक ही बात है। ये मुझे निकालनी है और दूसरे के अंदर इसको इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले मुझे उसके पास पहुंचना है, तो उसके लिए मैं क्या देखूंगा? टूल्स देखूंगा। क्या देखूंगा? टूल्स, ठीक है भाई। अब टूल्स में सबसे पहला आता है मेरे पास एंजाइम। क्या आते हैं? एंजाइम्स, ठीक है। टूल्स में मेरे पास सबसे पहले एंजाइम है, और ये कौन से एंजाइम है? किसी को आइडिया है कि कुछ? कौन से एंजाइम है? अलग अलग एंजाइम है? अरे अलग अलग है या नहीं है? तो इसमें सबसे पहले आता है लाइसिन। कौन आता है? लाइसिन। ये मुझे किस में हेल्प करेगा? ये ब्रेक डाउन करेगा और मुझे हेल्प करेगा कि मैं न्यूक्लियर या जेनेटिक मटेरियल तक पहुंच जाऊं, न्यूक्लिक एसिड तक मैं पहुंच जाऊं। यानी ये मुझे किस में हेल्प करेगा? टू रीच द जेनेटिक मटेरियल। कहां पर पहुंचाएगा मेरे को ये? टू रीच द जेनेटिक मटेरियल, यानी जहां पर मेरा जेनेटिक मटेरियल उपस्थित है वहां तक मुझे पहुंचने में कौन हेल्प करेगा? लाइसिन एंजाइम हेल्प करेगा। कौन हेल्प करेगा? लाइसिन। अब मेरे पास 4 प्रकार की सेल होती है। अरे होती नहीं होती? 4 प्रकार की सेल होती है। प्रोकैरियोटिक सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल, फंगल सेल, ठीक है। 4 प्रकार की सेल होती है, ठीक है। उन 4 प्रकार की सेल्स में देखो, ये मेरे पास 4 प्रकार की सेल, उन सेल्स के नाम लिखता हूं। सबसे पहले प्रोकैरियोट्स। कौन? प्रोकैरियोट्स कौन आते हैं प्रोकैरियोट्स में? एनिमल्स, इसके बाद प्लांट्स और फंजाई, ठीक है, या फंगस आप जिसको बोल रहे हो। अब मुझे बताओ, इनके पास आवरण होते हैं, आवरण, कवरिंग। अरे होती नहीं होती कवरिंग? आवरण होता है इनका, कोई भी चीज है उसके ऊपर, एपिडर्मिस उसकी, यानी आवरण उसका। तो प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल कौन पाएगी? सबसे ऊपर सेल वॉल। ये कौन रहेगी इनके सबसे बाहर? सेल वॉल। और सेल वॉल के बाद सेल मेम्ब्रेन कौन आएगी? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के कई नाम होते हैं,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी इसको बोला जाता है। ठीक है भाई, अब अपने को देखना है भाई कि प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम आएगा, एनिमल सेल में कौन सा आएगा, प्लांट सेल में कौन सा आएगा और फंगस में कौन सा आएगा। अरे सही बात है, नहीं है, देखें अपन। तो बताओ मुझे भाई, प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया, सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेल वॉल किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। किसकी बनी होती है भाई, पेप्टाइडोग्लाइकेन। ठीक है, किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन। एनिमल्स के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, होती नहीं है, क्या होती है, एब्सेंट। इनके अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती। प्लांट होती है सेल वॉल, प्लांट्स के अंदर किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। अरे फॉस्फोलिपिड भैया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं, सेल वॉल में फॉस्फोलिपिड का रोल ही नहीं है। किसकी बनी होगी, सेलुलोज। ठीक है, फंगस किसकी बनी होगी, काइटिन की। किसकी बनी होगी, काइटिन। तो ये मेरे को दिखा कि सेल वॉल इन चार में से तीन के पास प्रेजेंट है, प्रोकैरियोट्स के पास, एनिमल के पास एब्सेंट है, प्लांट सेल के पास सेलुलोज की बनी हुई है और फंगस के पास काइटिनेज की बनी हुई है। अब मुझे इनको तोड़ने के लिए एंजाइम चाहिए। अरे चाहिए नहीं चाहिए, अब कौन कौन से एंजाइम इनको तोड़ने के लिए काम आएंगे वो एंजाइम अपन देखते हैं भाई। इनको तोड़ने के लिए कौन कौन से एंजाइम काम में आएंगे। तो इस पेप्टाइडोग्लाइकॉन को तोड़ने के लिए कौन, लाइसोजाइम। कौन आएगा, लाइसोजाइम। कौन आएगा, लाइसोजाइम। ठीक है भाई, कौन आएगा, लाइसोजाइम। सेलुलोज को तोड़ने के लिए सेलुलेज। कौन आएगा, सेलुलेज। और काइटिन को तोड़ने के लिए काइटिनेज। कौन आएगा, काइटिनेज। अरे कुछ पता चला क्या, समझ आई बात। अब इसके बाद मुझे क्या देखनी है, सेल मेम्ब्रेन देखनी है। तो सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है भाई, प्रोकैरियोट्स में सेल मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बताओ। एब्सेंट होती है सर, ट्रू न्यूक्लियस ही नहीं होता तो न्यूक्लियस के ऊपर कवरिंग कैसे रहेगी। तो यहाँ पर क्या रहेगी मेरे पास, एब्सेंट रहेगी। क्या रहेगी, एब्सेंट। एनिमल्स के अंदर होती है, किस किस की होती है, फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन। किसकी, फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन। किसकी होती है भाई, फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, किसकी, प्रोटीन की। यहाँ भी किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन। यहाँ भी किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन। ये अलग अलग नहीं है भैया, दोनों एक ही है। बीच में प्लस लगा देता हूँ, गड़ जाके नहीं तो बोलोगे सर अलग अलग लिखाई थी। हमें तो एक फॉस्फो इसकी बनी होती है फॉस्फोलिपिड की और एक प्रोटीन की बनी होती है, हमें पता ही नहीं चला कौन किसका बना होता है। आगे बात समझ में। अब इनको तोड़ने के लिए कौन कौन से एंजाइम चाहिए बताओ भाई, फॉस्फोलिपिड को तोड़ने के लिए लाइसिन। कौन चाहिएगा, लाइसिन। क्या और बताओ, प्रोटीन को तोड़ने के लिए, प्रोटीन को तोड़ने के लिए कौन चाहिएगा, प्रोटीएज। ये तो कन्फर्म है, किसको तोड़ने के लिए कौन चाहिएगा, प्रोटीएज। फॉस्फोलिपिड को कौन चाहिएगा तोड़ने के लिए बताओ भाई, बताओ बताओ। सर याद नहीं है, हमने पढ़े तो थे, भूल गए, बहुत दिन पहले पढ़े थे, 2-4 साल पहले, 2-4 साल पहले पढ़े थे। तो 1 साल पहले, 1 साल पहले का थोड़ा बहुत याद तो रहता है। सर ये नाम बता दिए यही बहुत है, बताओ बताओ। फॉस्फोलिपिड कौन तोड़ता है, अरे कौन तोड़ता है, लाइपेज। कौन तोड़ता है, लाइपेज। लाइसिन लाइसिन चिल्ला रहे थे ना, लाइपेज होता है वो। क्या होता है, लाइपेज। ठीक है,
सेम इधर ही चलेंगे, फॉस्फोलिपिड प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड प्रोटीन, ठीक है, सेम रहेंगे। डैश बनाने का मतलब ये आपको पता चला। ये मुझे कहाँ तक पहुंचने में हेल्प करेगा, जेनेटिक मटेरियल, जहां पर कौन प्रेजेंट है जेनेटिक मटेरियल के लिए, अरे जेनेटिक मटेरियल कौन प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है। और इस डीएनए से मैं क्या उठाऊंगा, डिजायर जीन को उठाऊंगा। किसको उठाऊंगा, जो मेरी डिजायर जीन है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसको मैं उठाऊंगा। अब यहां से आपने क्या किया, डीएनए को आप निकाला नहीं है, पहुंचे हो उस जगह तक। सबसे पहले ये, अब मुझे इसके अंदर जाना है, तो सबसे पहले मैं इस कैप को हटाऊंगा। अभी आपने ये कैप हटाई है, अभी इसके अंदर क्या है, इसके अंदर वो बॉन्ड बना के रखा हुआ है, विदाउट बॉन्ड है, किसी के साथ मिक्स है, ये पता नहीं है। अभी तो मैंने सिर्फ ये कैप हटाई, यानी मैंने इस किसी भी सेल्स का कवर हटाया है। फोन का डब्बा लाते हैं, उसके ऊपर एक पैकिंग आती है, अभी अपन ने वो पैकिंग हटाई है, समझ गए, यानी उसकी कवरिंग हटाई है। उस फोन के डब्बे के अंदर भी और मटेरियल रखा हुआ है, वो अपन ने अभी नहीं देखा है, ठीक है। उसमें कुछ कट करने के लिए वो चिपका हुआ था, उसको कट करने के लिए ऐसे न्यूक्लियर यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल डीएनए चिपका हुआ होता है, उसको कट करने के लिए काटना पड़ेगा। उसके लिए अपन क्या काम में लेते हैं, न्यूक्लियस एंजाइम। क्या काम में लेते हैं, न्यूक्लियस। वो क्या करते हैं, डीएनए को या फिर मेरे न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के काम आते हैं। कौन एंजाइम, न्यूक्लियस। कौन से एंजाइम, न्यूक्लियस। इसके बाद यानी मेरे पास दूसरा एंजाइम कौन सा आ जाएगा भाई, लाइसिन के बाद न्यूक्लियस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, न्यूक्लियस आ जाएगा। अब ये न्यूक्लियस क्या काम करता है बताओ भाई, न्यूक्लियस क्या काम करता है, ये जेनेटिक मटेरियल को काटने के काम करेगा। क्या करेगा, जेनेटिक मटेरियल को काटने के काम करेगा। और बात समझ आ गई। इसीलिए न्यूक्लियस के दो प्रकार होते हैं, एक होता है एक्सोन्यूक्लियस, एक होता है एंडोन्यूक्लियस। दो टाइप होते हैं इसका, एक होता है एक्सोन्यूक्लियस और दूसरा होता है भाई एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। दो दो टाइप होते हैं इसके, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है, किसी को कुछ पता है एक्सोन्यूक्लियस के बारे में, क्या करता है एक्सोन्यूक्लियस, कि एक्सोन्यूक्लियस मेरे जेनेटिक मटेरियल के साइड से कट करता है, यानी एंड पे कट करेगा। क्या कट करेगा, एंड पर, बीच में कट नहीं करेगा। जैसे देखो मेरे पास ये जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, डीएनए। एक डीएनए में इधर बना देता हूं, ये मेरे पास जेनेटिक मटेरियल डीएनए रखा हुआ है। अब मुझे इसको क्या करना है, कट करना है। क्या करना है भाई, इसको कट करना है। तो ये क्या करेगा, जो एक्सोन्यूक्लियस है वो इसको इस जगह से कट करेगा। समझ गए, ये इसका एंड है, जहां पर इसका एंड है वहां से इसको कट कर देगा। क्या कर देगा, जहां पर इसका एंड है वहां से इसको कट कर देगा। यानी इधर कहीं एक तरफ मुझे 5 डैश एंड दिख रहा होगा और एक तरफ मुझे कहीं 3 डैश एंड दिख रहा होगा। अरे दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, यानी ये 5 डैश एंड और 3 डैश एंड के पास में क्या करता है, कट करता है। क्या करता है, कट करता है, यानी एंड्स ऑफ द डीएनए कट करता है। कौन, एक्सोन्यूक्लियस। कौन कट करता है, एक्सोन्यूक्लियस, ठीक है। और ये एंडोन्यूक्लियस क्या करते हैं, ये इस डीएनए के अंदर बीच में से, आप उसको बीच ना बोल के क्या बोलोगे, एक स्पेसिफिक साइट, क्या स्पेसिफिक साइट, एक विशिष्ट जगह, एक विशिष्ट जगह ढूंढेगा। वो ढूंढने का काम कौन करेगा, आरी। कौन करेगा, आरी। एक जो एंडोन्यूक्लियस में एक आता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, वो इसका काम करेगा। बात समझ आ गई। अभी अपने को कितना याद रखना है कि ये कहीं इसको बीच में से कट करता है, और वो जगह होती है उसको बोलते हैं रिकॉग्नाइजेशन साइट या स्पेसिफिक साइट। बात समझ में आ गई। उस जगह से क्या करता है, इसको कट कर देता है। ये टाइप, ये कौन होते हैं मेरे पास, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। सपोज करने के लिए मान लिया मैंने यहां से इसको कट कर रहा है, ठीक है, यहां से इसको बीच में से कट कर रहा है, तो जो यहां से इसको एंड्स में कट कर रहा है, ये कहां से एंड कट करेगा, कट्स एट दी एंड्स ऑफ डीएनए, डीएनए के एंड्स पे से कट करेगा। यानी आपको 5 प्राइम और 3 प्राइम जहां पर दिख रहा होगा, ये कहां से कट करेगा, कट एट द स्पेसिफिक साइट, स्पेसिफिक साइट इन डीएनए कॉल्ड उस साइट को मैं क्या कहता हूं, रेस्ट्रिक्शन साइट
कहता हूँ। कौन सी साइट कहता हूँ? रेस्ट्रिक्शन साइट कहता हूँ। अरे पता चला कुछ? किस किस के बारे में पता चला? एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। अब इस एंडोन्यूक्लियस में मेरे पास एक एंजाइम होता है जिसको अपन पढ़ते हैं रेक्स, क्या क्या पढ़ते हैं बताओ? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को रोकना, रेस्ट्रिक्ट कर दिया, यानी प्रतिबंधित। क्या होता है हिंदी में? प्रतिबंधित। यानी उसको कमांड मिलेगी, वो इतना रेस्ट्रिक्ट है, इतना स्ट्रिक्टली काम करता है, उसका दिमाग में सीक्वेंस फिक्स है, मुझे ये सीक्वेंस जहां मिलेगा वही मैं कट करूंगा, अदरवाइज मैं डीएनए को नहीं छेड़ूंगा। उसके काम फिक्स है, और वो कैसे उसको कट कर रहा है उसका प्रोसेस भी एकदम फिक्स है। किसका? रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस, जिसको अपन शॉर्ट में पढ़ते हैं आर ई। क्या पढ़ते हैं? आर ई। अब अपन उसके बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? आर ई। रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस कैसे काम करता है, कैसे वो लेंथ को रीड करता है, कहां पर अपना सीक्वेंस ढूंढता है, कौन कौन सा सीक्वेंस ढूंढता है, कितने टाइप के आर ई होते हैं, वो अपन अभी पढ़ने वाले। ठीक है, पहले आप ये नोट डाउन करो, फटाफट करो नोट डाउन। समझ में तो आ रही है ना बायोटेक? अरे आ रही है, नहीं आ रही?
हर चीज़ वक्त मांगती है, सफलता भी वक्त मांगती है बस। तो वो भी एक सफलता ही है। अरे है नहीं, सर वो बात की बात है कि आप ड्रम में मिलोगे, बट है तो सफलता ही। हाँ फिलहाल, और ले इसने प्लानिंग कर दी भाई साहब इसका। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, अब क्या पढ़ेंगे अपन? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। बताओ भाई, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में कौन क्या जानता है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होता है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, सर ये डीएनए को अलग अलग जगह से कट करता है, यानी ये डीएनए को सर छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है, यानी डीएनए को किस में बदल देता है? फ्रेगमेंट्स में बदल देता है। डीएनए के सेगमेंट को किस में बदल देता है? फ्रेगमेंट में बदल देता है, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देता है। भाई किस में कर देता है ये? फ्रेगमेंटेड, ठीक है, फ्रेगमेंटेड डीएनए प्रोड्यूस करता है एक तरह से। क्या करता है ये? फ्रेगमेंटेड डीएनए, यानी कट इनटू स्मॉल पीसेज, छोटे छोटे पीसों में तोड़ देता है भाई। इसीलिए अपन इसको मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर। इसका दूसरा नाम है भाई क्या? मॉलिक्यूलर सीजर। ऐसी होती है कैची? अरे ऐसी होती है, याद रहेगा, मॉलिक्यूलर सीजर। क्या बोलते हैं इसको? मॉलिक्यूलर सीजर। शॉर्ट में इसको अपन क्या पढ़ते हैं? आर ई पढ़ते हैं। शॉर्ट में क्या पढ़ते हैं? आर ई। आप इसको कैसे भी याद रख सकते हो, इस कैंची वाले डायग्राम से याद रख सकते हो, या फिर आरी, अपने घर में भी आरी होती है, वो भी काटने के काम आती है, वो लकड़ी काटने के काम आती है। ये आरी किस में काम आती है? डीएनए को कट करने के काम आती है, ठीक है। अब इसके बारे में बताओ, पहला, सबसे पहला आरी किसने डिस्कवर किया था? जो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आया था, फर्स्ट आरी, क्या नाम था उसका? हिंड सेकंड नाम था वैसे। क्या था? हिंड सेकंड। डिस्कवर किस किसने किया था? 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने उसको डिस्कवर किया। क्या नाम था उन तीनों का? अर्वर, नाथन एंड स्मिथ। अर्वर, नाथन एंड स्मिथ, ठीक है। इन्होंने इसको क्या किया था भाई? डिस्कवर किया था। क्या किया था इन्होंने? इसको डिस्कवर किया था, इसकी खोज करी थी, ठीक है। इसको हिंड सेकंड को। हिंड सेकंड क्या करता है? क्या करता है हिंड सेकंड? हिंड सेकंड एक स्पेसिफिक साइड से कट करता है, यानी 6 बेस पेयर के साइड ढूंढता है और उस जगह से क्या करता है? ये कट करता है। क्या करता है? कट करता है। अब उस स्पेसिफिक साइट को मैं क्या कहता हूं? रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस। क्या कहता हूं? रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस। यानी हिंड सेकंड चलेगा, अपना रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस ढूंढेगा, उसी जगह पर रुक जाएगा और वहीं से क्या कर देगा? कट। आगे बढ़ा, जहां उसको अपना सीक्वेंस मिला, कट। ऐसे काम करेगा, ठीक है। यानी इसका एक सीक्वेंस फिक्स है। क्या है? इसका एक सीक्वेंस फिक्स है, उसको बोलते हैं रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस। तो कौन सा होता है वो रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस? हिंड सेकंड का। देखो भाई, GTC और अरे क्या होता है इसका रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस? यही होता है रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस, GTC CGA। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री बताओ, जी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा?
अरे ट्रिपल बॉन्ड से सी, बिल्कुल, डबल बॉन्ड से ए, ट्रिपल बॉन्ड सी, जी, ट्रिपल बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड जी, सॉरी टी, ए नहीं भैया, ए, टी आएगा, क्या आएगा, टी। ये इसका रेगुलेशन सीक्वेंस है। ये इसका 5 डैश एंड मान लो, ये इसका 3 डैश एंड मान लो। अब मुझे देखो कि जब जब आरी आएगी, यानी जब जब अपना ये काम करेगा, आरी जब आएगा तो ये क्या करेगा, अपना सीक्वेंस ढूंढेगा। क्या करेगा, अपना सीक्वेंस ढूंढेगा, और अपना सीक्वेंस ये इसको जहां पर मिल जाएगा उसी जगह पर ही क्या कर देगा, कट करना स्टार्ट कर देगा। यानी एक 6 बेस पेयर का स्पेशल सीक्वेंस किसके लिए, हिंड सेकंड के लिए। यानी ये कैसे कट करेगा, तो वो पॉइंट आप लिख सकते हो कि इसका एक स्पेशल 6 बेस पेयर सीक्वेंस होता है, स्पेशल 6 बेस पेयर सीक्वेंस होता है, जिसको मैं कहता हूं रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस। क्या कहता हूं भाई, रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस कहता हूं। अरे कुछ पता चला। अब आप देखो ये इसमें कहां से कट करेगा, तो ये कट करता है जी और टी के बीच में। कहां कट करता है, जी और टी के बीच में, इस जगह से इनके बीच में से कट करता है, कट कर देगा। और अगर इधर से बात करेंगे तो यहां से कट करेगा, करेगा नहीं करेगा। अरे कुछ पता चला। ये इसका क्या है, रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस है, 6 बेस पेयर का रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस है। हिंड सेकंड को ये स्पेस जहां मिला, ये जगह जहां मिली, वहीं से डीएनए को क्या कर देगा, कट कर देगा। क्या कर देगा, डीएनए को कट। बात समझ में आ गई, आई है नहीं आई। और आप देखो जो आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, ये प्रोकैरियोट्स के अंदर, किसके अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर मुझे क्या देता है, ये बैक्टीरियोफेज से इम्यूनिटी देता है। बैक्टीरियोफेज से क्या करता है, इम्यूनिटी। बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं सर, ऐसे वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को भी खत्म करते हैं, बैक्टीरिया को भी डिग्रेड करते हैं। यानी अगर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस किसका, प्रोकैरियोट्स का, इकोआरआई, इकोलाई उसी से मिला है, किसका, प्रोकैरियोट्स का। उसके पास क्या है, इम्यूनिटी है, किससे लड़ने की, बैक्टीरियोफेज से लड़ने की। बात समझ में आ गई। अरे ये कुछ पता चला इसके बारे में, हिंड सेकंड का ये आपको सीक्वेंस पता चला। सर हिंड सेकंड क्या करता है, उठ के आता है, उसका ये सीक्वेंस इसको जहां दिखता है उस जगह से ये क्या कर देता है, कट कर देता है। और ये जहां से कट कर देगा वहीं से मेरा डीएनए का एक छोटा सेगमेंट बाहर निकल के आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा। अरे बात समझ में, कुछ पता चला हिंड सेकंड के बारे में। हिंड सेकंड का पूरा नाम क्या होता है, हिंड सेकंड का पूरा नाम हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। क्या होता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। तो देखो ये मैं आपको हिंड सेकंड और इकोराई दोनों को एक साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है, आपको याद इजीली हो जाएगा। इसका सीक्वेंस क्या है, उसका सीक्वेंस क्या है, दोनों को अपन कंपेयर करके पढ़ेंगे। बट आप यहाँ देख रहे हो हिंड सेकंड के अंदर मैंने 2 नाम बोले, पहला बोला हीमोफिलस, दूसरा बोला इन्फ्लुएंजी। तो कहाँ से आया हीमोफिलस, कहाँ से आया इन्फ्लुएंजी, एक जीनस है एक स्पीसीज है। क्या, एक जीन है और एक स्पीसीज है। यानी इसका पूरा नाम होता है क्या, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजेई। क्या होता है भाई पूरा नाम, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजेई, ठीक है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजेई, वहां से ये मिलता है। ये चीज आपको किसके बारे में पता चली, हिंड सेकंड के बारे में पता चली। पहला आ रही कौन, हिंड सेकंड, ठीक है। इसके पास ये होता है, अर्बरनाथन 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी डिस्कवरी करी थी। एक 6 बेस पेयर का सीक्वेंस होता है जहां से ये कट करता है, और उस सीक्वेंस को मैं क्या कहता हूँ, रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस कहता हूँ। ये नोट करो फटाफट। इसके बाद इकोराई और हिंड सेकंड के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। आगे बताऊंगा। 2 प्रकार के कट होते हैं, एक आता है स्टिकी एंड्स, एक होता है ब्लंट एंड।
लिखो, नोमेनक्लेचर लिख लो। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मॉलिक्यूलर सीजर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट तो सबको कर रहा है, ये खुद के डीएनए को क्यों नहीं काट लेता? खुद के डीएनए, इसका खुद का भी तो डीएनए होगा। अरे एस्केरिया कोलाई के पास डीएनए है खुद का, बिल्कुल है। हिंट सेकंड, नीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के पास खुद का डीएनए है, खुद के डीएनए को क्यों नहीं काटता, दूसरे का काटने में लगा हुआ है। हॉस्पिटल आजकल होते हैं ना लोगों की प्रवृत्ति, सिर्फ दूसरे का काटने में लगे रहते हैं। अरे बताओ सही है नहीं है? कुछ लोग अच्छे से समझ सकते हैं, हमें एक्सपीरियंस नहीं है, अनुभव की कमी है। सही बात है केशव, ये भाई एक्सपीरियंस है। अरे बताओ क्यों नहीं कट करता? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस खुद के डीएनए को कट क्यों नहीं करता? खुद के डीएनए को कट क्यों नहीं करता है? क्योंकि उस पर मिथाइल ग्रुप लगा होता है। क्या लगा होता है? मिथाइल ग्रुप लगा होता है, इसलिए वो जब सीक्वेंस करता है तो जैसे ही उसको मिथाइल दिखेगा वो पागल हो जाएगा कि ये तो सीक्वेंस ही नहीं है काटने का, आगे बढ़ जाएगा। समझ आएगी बात? सिर्फ और सिर्फ मिथाइल ग्रुप ऐड होता है, इस वजह से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस खुद के डीएनए को कट नहीं करता है। ठीक है, लिखाऊंगे ये लाइन, नहीं लिखाने की जरूरत, लिख लो, नोट डाल के लिख लो, इधर लिख लो। चलो, फिर बोलेंगे मैं क्वेश्चन दे दूंगा, फिर बोलोगे सर आपने बताया ही नहीं। नोट डाल के लिख लो। हाँ, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कैसी बातें कर रहे हो? होस्ट होता है भैया वो, एक वेक्टर होता है, एक होस्ट होता है, एक ले जाने का काम करता है, एक कॉपी बनवाने का काम करता है, काटा पीट के काम इसी का है। कौन? हाँ, होस्ट वेक्टर अभी आगे आएंगे जब तुमको क्लियर हो जाएगा। होस्ट होता है एक तरह से जिसके अंदर हम वो चीज़ डाल रहे हैं, समझ गए? जैसे देखो मैं आपको बहुत इजी समझाता हूँ, क्या इसमें बायोटेक में भी टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप होस्ट और वेक्टर कभी समझ नहीं पाते हो, ध्यान से सुनो। वेक्टर का मतलब होता है वाहक, ले जाने वाला, समझ गए? ले जाने वाला। मेरे पास तीन चीजें ए बी और सी, तीन चीजें मेरे पास ए बी सी। ए का मुझे डीएनए निकालना है, किसका निकालना है? ए पर्सन है, मुझे उसका डीएनए निकालना है, किस में डालना है? बी में डालना है। समझे बात? किस में डालना है? बी में। अब मुझे ए का डीएनए निकालना है, इस ए को डीएनए, ए पर्सन के डीएनए को मैं कैसे बाहर निकाल सकता हूँ? तो उसके लिए मैं इन एंजाइम्स के पास जाऊंगा। अरे जाऊंगा नहीं जाऊंगा, ये अपना काटा पीटी का काम करेंगे, ये मुझे निकाल के दे देंगे, ले भाई डीएनए दे दिया। अब इस डीएनए को मैं वेक्टर बी के अंदर, बी पर्सन के अंदर कैसे लेके जाऊं? तो प्लाज्मिड पे चिपका दूं। किस पे रख दूं? प्लाज्मिड। किस पे रख दूं? प्लाज्मिड। वो प्लाज्मिड उठा के इसको किसके अंदर ले जाएगा? पर्सन बी। अब ए और बी के अंदर, बी पर्सन के अंदर वो मिक्स हो गया। अब इस बी पर्सन के अंदर जो डीएनए अपन ने मिक्स किया है, अब उसको आगे ले जाकर उसकी कॉपीज कौन बनाएगा? वो है मेरे पास वेक्टर। कौन है? वेक्टर। होस्ट कौन हुआ? पर्सन बी। कौन हुआ? पर्सन बी। ए कौन हुआ? डोनर, जिसके अंदर से निकाला है, जिसने दिया है। ए कौन हुआ? डोनर। बी कौन हुआ? होस्ट, जो उस काम को कर रहा है, ठीक है, करवा रहा है, मतलब खुद के ऊपर हो रहा है, ठीक है। और तीसरा कौन? जो उसमें सहायता कर रहा है, ले जा रहा है। अब बात समझ में आ गई? डोनर, होस्ट और वेक्टर, तीनों चीज समझ आ गई अच्छे से? कोई डाउट यहां तक? नोट डाल के लिखो, आर ई डू नॉट कट इट सेल्फ डीएनए, इट सेल्फ डीएनए। क्या रीजन है इसका?
ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मिथाइल ग्रुप, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंस होने की वजह से ये खुद के डीएनए को कट नहीं करता है। ठीक है, अब आप देखो इसके जस्ट लिख लिया गया सभी ने, नोट डाउन करो इसको। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे एक्शन ऑफ आरईज। क्या पढ़ेंगे? एक्शन ऑफ आरई, यानी इसका एक्शन कैसे होता है, काम कैसे होता है। एक्शन ऑफ आरई लिख दूं शॉर्ट में, इसका मतलब समझ जाओगे, रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस। ये काम कैसे करता है? तो देखो मैं आपको डीएनए एक बना के दिखा रहा हूँ। ये मेरे पास डीएनए है, ठीक है, ये मेरे पास एक डीएनए, ये एक स्ट्रैंड, ये दूसरा स्ट्रैंड। ठीक है, इसके अंदर दो स्ट्रैंड है, डीएनए दिख रहे हैं, कॉपी वाला नहीं है, एक ही है। ठीक है, अब आप देखो ये करेगा क्या। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का पहला काम, ध्यान से सुनना, ये काम पूछे हुए नीट में डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है ऐसे। ये क्या करता है, पहले तो इसकी जो पूरी लेंथ है, इस डीएनए की पूरी लेंथ है, इस पर घूम के आता है, इसको रीड करता है, यानी इसकी लेंथ को इंस्पेक्ट करता है, जांच पड़ताल करता है थ्रू आउट द लेंथ। जितना बड़ा डीएनए है थ्रू आउट द लेंथ क्या करेगा, इसकी इंस्पेक्टिंग करेगा, जांच पड़ताल करेगा कि कहाँ कहाँ पर मेरा सीक्वेंस प्रेजेंट है। अरे पहले तो यही देखेगा कहाँ कहाँ पर मेरा सीक्वेंस प्रेजेंट है, उसको बोलूंगा मैं। तो पहला काम क्या हो गया इसका, इंस्पेक्टिंग द लेंथ। ठीक है, इंस्पेक्टिंग थ्रू आउट द लेंथ ऑफ डीएनए, थ्रू आउट द लेंथ ऑफ डीएनए, जो डीएनए की पूरी लंबाई है उसको क्या करता है, इंस्पेक्ट करता है, उसकी जांच पड़ताल करता है, और जहां जहां पर इसको अपना सीक्वेंस दिखता है उस जगह पर अपने कट करना स्टार्ट कर देता है। और उस सीक्वेंस को अपन पढ़ते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। क्या पढ़ते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। सुना है नाम, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है सर? ऐसा सीक्वेंस जो आगे से पढ़ो पीछे से पढ़ो सेम, राधा की धारा, राधा की धारा या धारा की राधा, एक ही बात है, आगे पीछे से पढ़ने में सेम आ रहा है। अरे आ रहा है नहीं आ रहा है, उसको बोलते हैं अपन पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। इधर देखो आपको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस दिख रहा है क्या, कहीं दिख रहा है, दिखा? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस यही तो कॉम्प्लीमेंट्री नेचर को दिखाता है। किसको दिखाता है, कॉम्प्लीमेंट्री नेचर को। दिख गया कॉम्प्लीमेंट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, यानी ये कहां से कट करेंगे, आरईज कहां से कट करेंगे भाई? सेकंड काम, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को देखेंगे। किसको देखेंगे, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। इस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को देखेंगे, फिर यहां से कट करना स्टार्ट करते हैं, कट्स स्टार्ट। ठीक है, बट एनसीईआरटी कहती है कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के, अब आपको ये पता होना चाहिए पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के सेंटर से कट करना चाहिए। अरे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के सेंटर से कट करना चाहिए। बट एनसीईआरटी कहती है कि इस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के स्लाइटली बिफोर, थोड़ा सा पहले कट करता है। एनसीईआरटी की लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में लाइन कि आरईज आर कट्स द डीएनए जस्ट स्लाइटली अबव फ्रॉम द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ऑफ ए डीएनए, यानी ये एग्जैक्ट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से ना कट करके किधर कट से करता है, थोड़ा सा स्लाइटली पहले कट करता है। समझ आ गई बात? एनसीईआरटी की लाइन है, इसका सेंस अगर आपसे पूछे तो, अगर ऑप्शन में दोनों चीजें रखी है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस और वो लाइन जो लिखी है, तो वो लाइन सही है। कौन सी लाइन? कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से जस्ट स्लाइटली अबव, पहले कट करता है। बात समझ में आ गई क्या? अरे आई या नहीं आई? अब देखो मुझे, ये डीएनए आपका, तो आरई क्या एक स्ट्रैंड को कट करेगा, दोनों स्ट्रैंड को कट करेगा? बताओ। आरई जो डबल हेलिक्स है, इसका डबल हेलिक्स है, ये है या नहीं है? इस डबल हेलिक्स की दोनों स्ट्रैंड को कट करेगा, सिंगल स्ट्रैंड को कट करेगा? दोनों को कट करेगा। अरे करेगा नहीं करेगा?
दोनों को कट करेगा। यानी इस डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है, कैसा, इसका जो डबल हेलिक्स प्रेजेंट है, उस डबल हेलिक्स में से दोनों को कट करता है। और दोनों में से किसको कट करता है? सुगर फॉस्फेट को कट करता है, जिसको बोलते हैं बैकबोन ऑफ डीएनए। क्या बोलते हैं? बैकबोन ऑफ डीएनए। डबल हेलिक्स, बोथ ऑफ स्ट्रैंड्स आर कट, बोथ ऑफ स्ट्रैंड्स आर कट, दोनों की दोनों स्ट्रैंड कट होती हैं। और किसको कट करता है? ये सुगर फॉस्फेट, जहां पर इसको दिखता है वहां से ये कट करता है, यानी सुगर फॉस्फेट को कट करता है। दिखेगा कौन? सीक्वेंस। और उस सीक्वेंस में किसको काटेगा? ये सुगर और फॉस्फेट को। और सुगर फॉस्फेट क्या होती है? डीएनए की बैकबोन। अरे होती है, नहीं होती डीएनए की बैकबोन? इसको अपन सुगर फॉस्फेट जहां जहां होता है उसको बोलते हैं अपन बैकबोन ऑफ डीएनए। बैकबोन, मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी, यही होता है। ऐसे मेरा क्या करता है? आरी काम करता है, ये इसका एक्शन होता है। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में कहाँ से कट करता है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पता होना चाहिए। दोनों का पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस याद रहेगा, हिंट सेकंड और इको आर फर्स्ट, दोनों का याद करना है। एनसीईआरटी में 2 दिए, दोनों याद करने हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं डायरेक्टली। तीसरा डबल हेलिक्स मॉडल होता है, दोनों स्ट्रैंड कटती है, सिंगल स्ट्रैंड नहीं कटती, दोनों स्ट्रैंड कटती है। और कहाँ से कटती है? सुगर फॉस्फेट मोइटी पास से कटती है। सुगर फॉस्फेट को अपन बैकबोन ऑफ डीएनए बोलते। ये चीज हो गई। अब अपन ने क्या किया? डीएनए को काट पीट लिया। अरे काट पीट लिया डीएनए को, काट पीट के एकदम तैयार रखा है। अब अपनी प्रोसेस आएगी जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस। क्या आएगी? जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस। उसको आइसोलेट करेंगे। अरे करेंगे नहीं करेंगे? अब कौन सी प्रोसेस आएगी? जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस। अब उसमें अपन क्या करेंगे? अग्रोथ जेल लेंगे। क्या लेंगे? अग्रोथ जेल। अग्रोथ जेल लेके उसमें अपन एल्कलाइन मीडियम रखते हैं, उसके अंदर पूरे डीएनए को पटक देते हैं और उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं। अब डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है नहीं होता है? तो डीएनए किसकी तरफ जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज की तरफ। पॉजिटिव चार्ज कौन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में? एनोड। कौन होता है? एनोड। एनोड की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, होंगे नहीं होंगे? शिफ्ट हो गए। अब जो उसकी लेंथ है उसके अकॉर्डिंग शिफ्ट होते हैं, जितना बड़ी लेंथ होती है उसके अकॉर्डिंग शिफ्ट होते हैं। इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? सीविंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं? सीविंग इफेक्ट। डीएनए फ्रेगमेंट्स आर सेपरेटेड बाय अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ। अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग अलग अलग जगह पर वो सेटल होते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या? सीविंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं? सीविंग इफेक्ट। सीविंग इफेक्ट के बाद उनके ऊपर इथिडियम ब्रोमाइड का एक्सपोजर किया जाता है। इथिडियम ब्रोमाइड उसमें डाला जाता है, जिससे मुझे ऑरेंज कलर के बैंड दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? ऑरेंज कलर के बैंड दिखाई देते हैं। क्या मिलाते हैं उसमें? इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड ऑरेंज कलर कब दिखाएगी? जब उसके ऊपर मैं यूवी लाइट का एक्सपोजर डालूंगा। किसका एक्सपोजर डालूंगा? यूवी लाइट का। तो जैसे मैंने उसमें अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन का एक्सपोजर डाला, वो जो डीएनए फ्रेगमेंट्स थे मुझे किस कलर के दिखाई देंगे? ऑरेंज कलर के। किस कलर के? ऑरेंज कलर के। समझ आ गई बात? ऑरेंज कलर किस वजह से आया? इथिडियम ब्रोमाइड। किस वजह से आया? इथिडियम ब्रोमाइड। ठीक है। किसके एक्सपोजर से हुआ? यूवी रेडिएशन एक्सपोजर। किस कलर के दिखाई दे रहे? ऑरेंज। बात समझ में आ गई? अब उसके अंदर ये पड़े हुए हैं डीएनए। अब इनको वहां से एक्सट्रैक्ट कर करके बाहर निकालना इल्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है? इल्यूजन कहलाता है। अरे पता है नहीं पता है? वो क्या कहलाता है? इल्यूजन कहलाता है। वहां से अब मैं जो मेरे डीएनए रखे हुए हैं, पूरा मेरा इथिडियम ब्रोमाइड से एक्सपोजर्ड है, यूवी रेडिएशन पर डला हुआ है, सब कुछ अब वो कंप्लीट है। अब उसको मुझे क्या करना है? वहां से बाहर निकालना है। उस बाहर निकालने वाली प्रोसेस को क्या कहते हैं? इल्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? बाहर वाली प्रोसेस को इल्यूजन। इसका ये टॉपिक है आइसोलेशन एंड सेपरेशन ऑफ डीएनए। क्या टॉपिक है इसका नाम? आइसोलेशन एंड सेपरेशन ऑफ डीएनए। ये अपन कल पढ़ेंगे। कि कौन सा टॉपिक? आइसोलेशन एंड सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। ठीक है, यहीं तक के लिए थैंक यू।